मैं बात कर रहा हूँ कोशिका के और कोशिका सिद्धांत के। मैंने बात की कोशिका सिद्धांत के अंदर दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था स्वान, और दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व मूलभूत इकाई होती है। मैं बात कर रहा हूँ कोशिका सिद्धांत के अपवाद के। यदि किसी कारण से जब एक चीज नहीं होते वहीं कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। और पहला अपवाद मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अपवाद है, स्टार मार्क लगा देना, और विगत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला अपवाद है वायरस, और वायरस को बोलते हैं विषाणु। मतलब वायरस कैसे अपवाद हुआ? आपने देखा होगा कोरोना वायरस का आपने नाम सुना है, स्वाइन फ्लू देखा है आपने सभी ने। रेबीज वायरस की बात करूं तो वायरस सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। निर्जीव वाले हाथों पर करना प्लीज। नॉन लिविंग वाले हाथों पर करना, नॉन लिविंग है, और लिविंग वाले हाथों पर करो। देखो वायरस की यदि हम बात करें, वायरस जो होता है ये पहले निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? निर्जीव में। कोई भी पदार्थ है, वातावरण है, एनवायरनमेंट के अंदर जो वायरस पाया जाएगा वो निर्जीव अवस्था में पाएगा। जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो ये सजीव की तरह व्यवहार करेगा। किसके तरह? सजीव के। तो वायरस जो है सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी है। क्या है? इस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा, आप डॉगी पालते हैं कुत्ते को, और कुत्ते के अंदर, कुत्ते की लार के अंदर एक वायरस पाया जाता है, रेबीज वायरस। तो पहले से वो विद्यमान है, तो पहले से वो क्या है? निर्जीव अवस्था में है। जैसे वो कुत्ता पागल हुआ, किसी व्यक्ति को काटा, तो वो सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो वायरस सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान पुलिस एग्जाम में और बड़े एग्जामों में पूछा गया था। तो वायरस को इस्तेमाल में नहीं कह सकते हैं कि सजीव है या निर्जीव। यदि वायरस वातावरण के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, किसी पदार्थ के ऊपर है, करोड़ों वर्षों बीत जाती है, वो निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो मैंने बात की, पहला अपवाद क्या है? वायरस। क्या है भाइयों? वायरस बिल्कुल सक्रिय होगा। पहले तो निर्जीव अवस्था में है ना। आपने एक चीज़ देखा होगा, यदि हमारे शरीर में चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद यदि हम सड़क पर गिर जाते हैं, घाव हो जाता है, तो हम टेटनिस का टीकाकरण क्यों कराते हैं? क्योंकि ध्यान देना प्लीज, उस मिट्टी के अंदर या फिर कोई लोहा है और लोहा पर जंग लगी है, और जंग लगे लोहा से यदि कोई व्यक्ति कटता है तो उसके ऊपर जो वायरस है वो टेटनिस का वायरस होता है, वो पहले निर्जीव अवस्था में, और जैसे ही व्यक्ति के शरीर में वो प्रवेश करता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो मैंने बात की वायरस को सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। पहला अपवाद। सेकंड अपवाद, सेकंड अपवाद है स्तनधारी। मैंने बात की स्तनधारी, स्तनधारियों, और स्तनधारियों में मैंने बात की थी मनुष्य कैसा है? स्तनधारी प्राणी है, और इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मेमोलॉजी शाखा में। स्तनधारियों की आरबीसी, और आरबीसी का लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। आप बताओ सर, इसको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, इसके डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं? आरबीसी को डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं? आरबीसी को है डॉक्टरी भाषा में इसको आरबीसी को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना प्लीज, डॉक्टरी भाषा में आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अपवाद की हम बात कर रहे हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद के, कि स्तनधारियों की आरबीसी में, और आरबीसी को बोला था लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस क्या होगा? अनुपस्थित होगा, केंद्रक नहीं पाया जाता।
जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो एक कोशिका सिद्धांत का क्या हुआ? अपवाद। लेकिन ध्यान देना भी, इसके अंदर भी अपवाद होता है। अपवाद की बात करें नोट डालकर, ऊंट, लांभा, जिराफ और मेंढक। ऊंट, लांबा, जिराफ और मेंढक की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। यह एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर, लेकिन ऊंट, लांबा, जिराफ और मेंढक की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। कितने अपवाद? 2। तीसरा अपवाद की बात करें, आप सभी ने प्लांट को देखा होगा, ठीक है ना। प्लांट के अंदर हम देखे जाए तो प्लांट के अंदर जड़ पाई जाती है, तना और पत्तियां जब होती हैं वो स्वयं भोजन का निर्माण का कार्य करते हैं। जब भोजन बनाएंगे तो किसकी? प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके अंदर 3 चीज पाई जाती हैं। पहला हर्तलवक, इसके अंदर एक वर्धक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्धक। और एक होती है मैग्नीशियम धातु आयन Mg+2 की उपस्थिति में यह स्वयं भोजन बनाने का कार्य करता है। जब भोजन बनाएगा तो उसको जल की आवश्यकता होगी। क्या कि जल, तो जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिसका नाम है जाइलम। क्या होता है भाई? ध्यान देना प्लीज, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम पूछा था है कि जाइलम का कार्य क्या होता है? पादप के लिए जल पहुंचाने का कार्य है। क्या? जल। जब भोजन बन जाता है और भोजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। तो ध्यान देना प्लीज, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में, फ्लोएम के चालनी नलिकाओं में केंद्रक को नहीं पाया जाता। यह भी अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? चालनी नलिका मतलब छानने का कार्य करती हैं। जिस प्रकार से यदि कोशिका की बात करें, कोशिका के अंदर फूड बनता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। जैसे हम बात करें डाइजेशन सिस्टम के, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर 2 कार्य होते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में मिलती है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर। तो ध्यान देना प्लीज कि फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसका एक चौथा अपवाद होता है, और अपवाद, चौथा अपवाद क्या है? प्रोकैरियोटिक के सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित होता है या नहीं पाया जाता। उसके एग्जाम्पल की यदि बात करूं, कौन कौन से होंगे? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, हाइड्रा, नीलहरित शैवाल। तो सभी क्या होंगे? कितने अपवाद? 4। पहला अपवाद दोबारा समझ लेना। पहला अपवाद की बात करी मैंने वायरस, और वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, सजीव और निर्जीव की। जब वायरस वातावरण के अंदर होता है तो उस पर अम्ल क्षार, एसिड एवं बेस का, वातावरण का, आर्द्रता का, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो सजीव की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद में बात की थी मैंने स्तनधारियों की आरबीसी में, हेमोलॉजी, स्तनधारी को, और आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। लेकिन ऊंट, लांबा, जिराफ और मेंढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और सेकेंड अपवाद, थर्ड अपवाद था कि फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। और प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन सी होंगी? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, हाइड्रा। और इनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक को नहीं पाया जाता, पाया अल्प विकसित होता है। तो ये उतारो आप जल्दी से। मार करो, पानी भी लेना पीने।
कॉपी पे जो आउटलाइन जो मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बना लीजिए, कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना भाई सभी के में कि नहीं आ रहा है? टीचरों के साथ में बड़ा अन्याय कर रखा है। इतनी गर्मी पड़ती है, गर्मी में क्या हुआ? कौन सा वाला? थर्ड वाला ये कि फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। सम्मेन ऊतक जो होते हैं इनके अंदर फ्लोएम पाया जाता है। जो भोजन बनता है तो फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है या नहीं पाया जाता, डगंड अवस्था में होता है। तो 4 अपवाद थे। फिर भी कोशिका सिद्धांत के 4 अपवाद होने के कारण वे इस कोशिका सिद्धांत को असफल कोशिका सिद्धांत माना जाता है। क्यों? कोशिका सिद्धांत के कितने अपवाद? 4, और फिर भी इसको असफल माना जाता है। ऐसा क्यों? हाँ भाई, क्यों माना जाता है? कोशिका सिद्धांत को असफल कोशिका सिद्धांत माना जाता है, क्यों? समझ ले। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक अमीबा नहीं होता। यूकैरियोटिक में जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आएंगे, नहीं होती। देखो क्या हुआ था, इन दो वैज्ञानिक थे, ये अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, और दोनों ने मिलकर कोश का सिद्धांत दिया। इन दोनों वैज्ञानिकों को लेबोरेटरी के अंदर बुलाया गया था, प्रयोगशाला में बुलाया गया था, और इनसे पूछा गया था कि आप एक चीज़ बताइए कि जब निषेचन क्रिया होती है, निषेचन के अंदर नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब आपस में संलग्न होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। दोबारा समझ लेना, मैं बात कर रहा हूँ नर और मादा। नर का क्या हुआ? शुक्राणु, स्पर्म, और मादा का क्या है? ओवम, अंडाणु। दोनों के मध्य में क्या हुआ? क्रॉस हुआ, और क्रॉस कराने के बाद में किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण हुआ। ये जाइगोट क्या है? एक सेल है, प्रथम सेल है किसी भी वंश को चलाने के लिए। तो इन दोनों वैज्ञानिकों से पूछा गया कि इस सेल से नए जीव का निर्माण कैसे हुआ, इस सेल से अरबों खरबों कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ। तो ये नहीं बता पाए, इसलिए इस कोश का सिद्धांत को असफल कोश का सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुआ था, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव 1858-59 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो दिया था न्यू कोशिका सिद्धांत। न्यू कोशिका सिद्धांत। इन्होंने एक लाइन लिखी, एक स्टेटमेंट लिखा था। वो स्टेटमेंट था ओमिनोस सेलुला ई सेलुला। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओमिनोस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने। इन्होंने बताया था कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन के द्वारा नई सेल से ही पुरानी सेल का निर्माण होता है, या फिर हम ऐसे कहें कि पुनरावर्ती सेल
पुनरावर्ती सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है, किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। इस प्रकार से हम बात करें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से क्या हो कोशिका विभाजन होता है। तो न्यू कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? ओमिनो सेलुला ई सेलुला। ये लिख लो भाई। पुनरावर्ती सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है कोशिका विभाजन के दौरान। छोटी वाली बोतल में भर दो। ध्यान तक भाई, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। कोशिका सिद्धांत पर हम बात कर रहे थे। कोशिका सिद्धांत और न्यू कोशिका सिद्धांत के बारे में मैंने बता दिया था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव ने न्यू कोशिका सिद्धांत दिया था, और एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? ओमिनोज सेलुला ई सेलुला। मतलब पुनरावर्ती सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है, किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के द्वारा। जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा, यदि किसी प्लांट की यदि एक सेल ली जाए तो सेल से नए जीव का निर्माण हो जाता है। यदि शीशम की जड़ ली जाए तो जड़ से नया शीशम का पादप प्राप्त हो जाता है। जैसे मेहंदी की यदि टहनी काट ली जाए और उसको संवर्धन माध्यम में या मिट्टी के अंदर बो दिया जाए तो नए जीव का निर्माण हो जाता है। होता कि नहीं होता है? इस प्रकार से आपने एक और पढ़ा होगा, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है महिलाओं के अंदर फैलोपियन ट्यूब में। उन महिलाओं के अंदर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर फैलोपियन ट्यूब में जब निषेचन क्रिया नहीं होती तो परकनली शिशु का निर्माण होता है, IVF। उसमें क्या होता है? नर का शुक्राणु और मादा कंडाणु दोनों के अंदर क्या होता है? बाहर, मतलब मादा के गर्भाशय से बाहर, योनि से बाहर निषेचन क्रिया की जाती है, और जब सेल 32 सेल की हो जाती है उस अवस्था को बोलते हैं मेरुला। और मेरुला अवस्था को क्या होता है? मादा की योनि के अंदर के द्वारा प्रवेश कराकर मादा के गर्भाशय में इंजेक्ट करा दिया जाता है। उसके बाद नई शिशु का निर्माण हो जाता है। आगे चले, आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या? हिंदी देखो, वर्ड हिंदी इंग्लिश में एक ही चीज़ है। आपको इंग्लिश में मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं? चीज़ वही है, आप सभी देख सकते हैं। मैं कहता हूँ साइंस के वर्ड हिंदी में वही हैं और इंग्लिश में भी वर्ड हैं। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आपको पेपर दोनों लेवल में मिलेगा। हिंदी के अंदर भी यही है, ओमिनो सेलुला ई सेलुला, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है। मैं आपको एक एक चीज़ बोल के बोल रहा हूँ। पुनरावर्ती सेल से नई सेल का निर्माण सेल डिवीजन के द्वारा होता है। नाम वही होगा, रुडोल्फ विर्चोव। सन वही होगा 1858-59। नई न्यू कोशिका सिद्धांत, न्यू सेल थ्योरी बोलेंगे इसको, और कुछ नहीं है। शुक्राणु होता है, इसको स्पर्म बोलते हैं, इसको ओवम बोलते हैं, इसको जाइगोट कहते हैं। मतलब आपका जो पेपर होगा ना वो मीडियम दोनों में होगा, और क्वेश्चन जो पूछेगा जनरल साइंस में वो आपको हिंदी मीडियम में पूछेगा। टेंशन नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी है मुझे। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध दो बच्चा अगर है उसको नोट्स प्रोवाइड हम करा देंगे इंग्लिश मीडियम में, समझाऊंगा मैं हिंदी मीडियम में आपको दे देता हूँ। इसलिए मैं लिखाने का झंझट पाल ही रहा हूँ, क्योंकि बात देखिए समय बहुत कम है इस अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरल साइंस आपको पढ़ानी भी है पूरी। कुछ पुराने बच्चे भी होंगे, लगभग इसमें 1-2 महीने से पढ़ रहे होंगे, कुछ नए भी हैं, और जिन बच्चों की रह रही है वो आराम से पढ़ते रहें, चलता रहेगा अपना तो सिलेबस। हमने बात की थी कोशिका सिद्धांत की बात कर ले। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर मैं क्लास में हूँ, अभी बात में करता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका वजन 1.5 kg। एक ऐसा पक्षी है जो उड़ान विहीन कहते हैं इस पक्षी को, वो उड़ नहीं पाता, जिसका अंडे का वजन जब 1.5 kg है, उस पक्षी का वजन कितना होगा? लगभग 180 किलो 200 किलो इसका वजन होता है। इसकी आंखें बड़ी होती हैं लेकिन इसका मस्तिष्क बहुत छोटा होता है। क्या होता है? मस्तिष्क बहुत छोटा। तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी बताओ भाई, सबसे छोटी सेल स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के 3 नाम, कितने नाम? 3 नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत का बहरूपिया। बहरूपिया जानते क्या? बहुत रुपया नहीं होती है बहरूपिया, अपना रंग रूप परिवर्तन करता रहता है। आपने देखा होगा पादप जगत का बहरूपिया। और एक और कहा जाता है PPLO, पिलोरो निमोनिया जैसा जीव। तीनों नाम एग्जाम में पूछे गए हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है ये पादप जगत का जोकर कहा जाता है। मतलब ये समय के अनुसार अपने आप का रंग बदलता रहता है, परिवर्तन कर लेता है। पादप जगत का बहरूपिया और PPLO कहा जाता है। यदि आपसे पूछा है कि सबसे लंबी सेल किसकी होगी? लंबी सेल न्यूरॉन्स की। किसकी होगी? न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कोशिका में विभाजन नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता किस कोशिका के अंदर है? और ध्यान देना पहले, न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं न्यूरॉन, और न्यूरॉन के अंदर बात करें मस्तिष्क से, और मस्तिष्क के कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? विभाजन। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यदि चोट लग जाती है तो उसकी जो सेल्स हैं यदि वो डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो दोबारा रिपेयर नहीं होती, जिसके द्वारा वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा बड़े भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट लगने के कारण उस व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो अपनी खुद की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बात की। और सबसे ज़्यादा विभाजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा विभाजन मतलब रिपेयर किस में हो जाती है? सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है ना, कोश का विभाजन, यकृत में, लीवर में होता है। किसका? लीवर या यकृत का होता है सबसे ज़्यादा। इसको जिगर भी कहते हैं। और यदि आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में सबसे बड़ी सेल
मनुष्य की यदि सबसे बड़ी सेल पूछी जाए और सबसे छोटे, हाँ भाई बता। तो सबसे बड़ी होगी ओवम की, अंडाणु की, और सबसे छोटी होगी शुक्राणु की। कंप्यूटर अन्वेषक में 5 नंबर का क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, टेंशन मतलब प्लीज। लिख लो, एक एक चीज़ को लिख लो, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। नाम क्या है? पादप जगत का जोकर, पादप जगत का बैरूपिया, पीपीएलओ, प्लोरोनेमोनिया जैसा जीव। सबसे लंबी न्यूरॉन सिस्टम की तंत्रिका तंत्र की होती है, और मस्तिष्क की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी सेल शुक्राणु की, अंडाणु की होती है, तो सबसे छोटी सेल शुक्राणु की होती है। किसकी? शुक्राणु की। देखिए क्वेश्चन आपको नीचे मिलेगा जो मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। पिछला वाला पेपर उठा के देख लेना आप, मैं सेल करा दूंगा, उसके बाद में पेपर उठा के देख लेना कोई भी, क्योंकि एग्जामिनर कोई बाहर से नहीं पूछता। आपके जनरल साइंस दिएगा, जनरल साइंस के अंदर जिससे क्वेश्चन जो पुट ऑफ होगा उन टॉपिकों को मैं ज़्यादा महत्व दूंगा, उन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ाऊँगा। कुछ बच्चे राजस्थान पुलिस का भी पेपर देंगे, उसमें मेरी साइंस दी गई है, जनरल साइंस। कुछ का एनटीपीसी का होगा, रेलवे वाला। कौन सा वाला? न्यूरॉन्स। इधर मनुष्य में सबसे छोटी सेल है ये नोट है। नोटों के पीछे तो दुनिया घूम रही है, नोट मिलते भी नहीं भाई हैं। तो पेटीएम का ज़माना तो है, पर पैसा भी ऐसे नहीं मिलता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है पसीना बहा रहे हैं हम। अरे आपको सरकारी नौकरी चाहिए, जिस दिन सरकारी लगी ना लाइफ सेट है। तो सरकारी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, संघर्ष करना पड़ेगा। आपने मेहनत किया तो सफलता जरूर मिलेगी। दावे के साथ हम कह सकते हैं कि भगवान भी नहीं रखता। किसी व्यक्ति के आपने सुना होगा, और एक आपने दुआ पढ़ा होगा कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, मैंने खर्चे घट जाए। तो कभी भी ये मत समझना कि यदि हम पढ़ रहे हैं इससे यदि हमारा ज्ञान कम हो जाएगा, ज्ञान कम नहीं होता। मैं पढ़ाता हूँ, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं जो साइंस पढ़ाता हूँ ना, बहुत कुछ मेरे अंदर, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मैं नहीं जानता, बच्चे जानते हैं। तो ये चीज़ है, ज्ञान बढ़ता हुआ जाता है। एक बार मेरे साथ में दोबारा आप रिवीजन करेंगे। हमने बात की थी सबसे बड़ी सेल किसकी होगी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। आवाज़ आनी चाहिए किसकी? सबसे छोटी सेल है क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? और पीपीएलओ। दूसरे बात करें हमने, सबसे लंबी सेल है तंत्रिका तंत्र के, न्यूरॉन सिस्टम के, मस्तिष्क के कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो विभाजन क्रिया होती है किसी में? यकृत में होती है। सबसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य में सबसे बड़ी सेल ओवम की होती है, सबसे छोटी सेल
स्पर्म की होती है, शुक्राणु की होती है। मिटा दें। अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है। इसके बारे में हमने कोशिका के बारे में बात की थी, कोशिका क्या होती है, कितनी बड़ी होती है, छोटी सेल। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा। अभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे पूछे गए थे। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेकंड लेयर होती है, मतलब एक लेयर पाई जाती है, एक में डबल लेयर पाई जाती है, इसमें लेयर नहीं पाई जाती, मतलब कोशिका झिल्ली पाई जाती है या कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती या दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली की बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर पर दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली की बात करें तो बाहर के ऊपर एक कोशिका के अंदर देखा जाए तो सेल वॉल पाई जाती है और उसके अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली। और बताऊं झिल्ली रहित, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें एकल झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। तो उसके अंदर हम एक ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक क्या है? एक टीचर होता है हिंदी का मास्टर जिसका नाम है रामलाल। क्या नाम है? हिंदी के मास्टर रामलाल के इरादे कुछ गड़बड़ हैं। ये ट्रिक यहाँ पे याद कर लें तो एकल झिल्ली और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग याद हो जाएंगे। तो एक ट्रिक लिखी थी मैं, हिंदी के मास्टर रामलाल के कुछ इरादे गड़बड़ हैं। हिंदी से हम बात करेंगे तो हर्तलवक को क्या होगा भाई? हर्तलवक। कैसे बात करें तो कैसे क्या होगा? केंद्रक न्यूक्लियस। मां से बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। एक तीन चीज याद रखना, ये तीनों कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली मतलब वार के ऊपर देखा जाए तो सेल वॉल पाई जाती है और अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। तीन कोशिकांग। लाइसोसोम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। इसे बात कर रहे हैं ER अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे होता है जीवी गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है। और ला से यदि बात करें, ला से होता है लवक, इसको बोलते हैं प्लास्टिड इंग्लिश में। और ये प्लास्टिड तीन प्रकार का होता है, वर्डीय लवक, एवर्डीय लवक और हर्त लवक। क्लोरोप्लास्ट, यूकोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। तो ये प्रकार के यदि देखा जाए तो चार कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें एकल झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एकल झिल्ली। और जिसमें झिल्ली रहित जो होते हैं उसके अंदर दो कोशिकांग याद करेंगे हम। पहला याद करेंगे राइबोसोम, दूसरा याद करेंगे तारक काय। एक बार कॉपी में उतार लो। एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, गलत नहीं होगा।
है कौन सी वाली? ये हाँ, इसमें दोनों पाए जाते हैं। मतलब दोनों पाए जाते हैं इसमें, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाए जाते हैं, दो झिल्ली पाई जाती है। हाँ दोनों, मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। प्लांट सेल और जंतु सेल के आधार पर तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। प्लांट की यदि बात करें तो प्लांट की यदि संरचना की बात करें तो इस प्रकार की संरचना होगी, ठीक है ना। ऊपर जो होगी इसको सेल वॉल कहेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। हाँ प्लांट में होती है। और इसके अंदर की जो बात करें तो इसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अभी बताएंगे थोड़ी देर में। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की। ये किसकी बनती है? प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की। तभी बताएंगे थोड़ी देर में। क्वालिटी में कभी नहीं मिलेगी, इतना जरूर है। ये उतार लो आप पहने के लिए तो। कोशिका के बारे में यहाँ तक किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम, आगे हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के, कोशिका के बारे में, कोशिका के ऑर्गन्स की बात करेंगे, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो ये मैंने सबके अंग की बात करी, अर्तलाभक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना। तो कल एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे हम आप। और उसके बाद में हम दो चीज़ों की ओर बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास है ना, वो आज नहीं हो पाएगी, किसी कारण से सर थोड़े बिजी हैं, कल इसी टाइम पर होगी, ठीक है ना। और भूख किस किस को लगी है? भूख लगी है क्या?